हेलो फ्रेंड्स, साकार एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हम सब आपके सामने हैं पेपर 7 के पहले यूनिट के चैलेंजिंग टॉपिक्स को लेकर के। दोस्तों, पेपर 7 नया जुड़ा है और सिलेबस में ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट के रूप में उभर रहा है। यहां पर आपकी मदद के लिए साकार एकेडमी आपके साथ है। दोस्तों, ये जो 7th पेपर है जिसमें पहले यूनिट में सामाजिक विधान या सामाजिक कानूनों को शामिल किया गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि सामाजिक विधान एक विशिष्ट प्रकार के कानून को संदर्भित करता है, एक खास तरह के कानून को बताता है जो कि समाज सुधार के लिए लाया गया है। समाज सुधार का मतलब क्या है? क्या समाज बिगड़ा हुआ है? समाज सुधार से तात्पर्य दोस्तों इस बात से है कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग और ऐसे लोग जो अपने अधिकार और अपने हितों को हासिल करने में सक्षम नहीं है, उनको उनके हितों को उपलब्ध कराना यह समाज को बेहतर बनाता है, यह समाज को न्यायपूर्ण बनाता है। और एक अच्छे और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना यह हमारे समाज का, हमारी सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य है। लेकिन जब इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम कानूनों का सहारा लेते हैं तो ऐसे कानूनों को हम सामाजिक विधान या सोशल लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं। तो यह सामाजिक विधान ऐसे कानून हैं जो समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, उनके कल्याण और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, ये कानून पिछड़े हुए लोगों को मजबूत बनाते हैं ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आए और समाज एक तरह से न्यायपूर्ण और बराबरी को हासिल कर सके। तो दोस्तों, सामाजिक विधान जो है वो हमारी संसद या हमारे विधानसभा या किसी भी कानून बनाने वाली संस्था के द्वारा बनाए जा सकते हैं। इन सामाजिक कानूनों का कुछ खास उद्देश्य होता है और इन उद्देश्यों को पूरा करने वाले कानूनों को ही हम सामाजिक कानून या सामाजिक विधान की संज्ञा दे सकते हैं। दोस्तों, सामाजिक कानून का सबसे पहला उद्देश्य है वंचित वर्गों को, कमजोर वर्गों को, जैसे कि महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग इत्यादि को सुरक्षा प्रदान करना है। शारीरिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, कई तरह से सामाजिक रूप से परेशान करना, कई तरह से आपका समाज में भेदभाव पूर्ण व्यवहार की वजह से इन लोग जो हमारे कमजोर वर्ग हैं वो बहुत परेशानी में होते हैं। इनको न्यायिक सुरक्षा प्रदान करना, हिंसा से, शोषण से और सामाजिक आर्थिक रूप से भी इनको बेहतर व्यवस्था हासिल करवाना, यह सामाजिक विधान का सबसे पहला उद्देश्य होता है। इसके अलावा पिछड़े वर्गों का सामाजिक आर्थिक कल्याण करना ताकि सामाजिक आर्थिक रूप से ये वर्ग, विशेष रूप से महिलाएं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति बहुत मजबूत बन सकें, विशेष रूप से दिव्यांगजन जो कि अपने आप को समाज की मुख्य धारा में स्टैब्लिश कर सके। इसलिए सामाजिक आर्थिक कल्याण हमारे सामाजिक विधानों का दूसरा मुख्य उद्देश्य है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, इस तरह के कानून विशेष रूप से सुरक्षा और कल्याण के कार्यों में सफल रहे। इसके अलावा समाज के इन पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण सामाजिक विधानों का तीसरा प्रमुख उद्देश्य है। यह सशक्तिकरण उस कॉन्फिडेंस से, उस भरोसे से आ सकता है कि व्यवस्था यानी कि सरकार और समाज, यहां तक कि हमारी न्याय प्रणाली किसी भी समस्या में हमारे समाज के इन कमजोर वर्गों को मजबूती प्रदान करेंगे, उनके साथ खड़ी रहेंगे। सामाजिक कुप्रथाओं का अंत, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, देवदासी प्रथा, अनुसूचित जाति जनजातियों को के सर पे मैला ढोने की प्रथा और इस तरह की बहुत सारी बुरी कुप्रथाएं हैं जो हमारे समाज को पीछे खींचती है, पीछे ढकेलती है। ऐसे में हमारे समाज को मजबूत बनाने के लिए उन कुप्रथाओं का अंत करना हमारे सामाजिक विधानों का सबसे प्रमुख उद्देश्य रहा है। 1829 में सती प्रथा के अंत से लेकर के महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिनियम तक लगातार हम अपने समाज में बदलाव कानून के माध्यम से करते रहे और इन कुप्रथाओं पर कानूनी प्रतिबंध लगा करके हम अपने समाज को बेहतर बनाते रहे। समाज में भेदभाव का अंत और सामाजिक समानता की प्राप्ति भी सामाजिक विधानों का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और समाज सुधार की प्रक्रिया को एक संस्थागत रूप देना, एक मजबूत आधार प्रदान करना ताकि
समाज में अच्छे बदलाव चलते रहे और अंत में एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके, यह हमारे सामाजिक विधानों के मुख्य उद्देश्य हैं। क्या आज हम एक न्यायपूर्ण समाज हासिल करने में सक्षम रहे हैं? क्या आज हमारा समाज सभी लोगों को बराबरी का मौका देता है? क्या सबके साथ बराबर व्यवहार करता है? क्या सब बराबरी का एक मजबूत स्थिति हासिल कर चुके हैं? ये प्रश्न हमेशा हमारे सामने रहेंगे। क्या हमारे सामाजिक विधान अपने उद्देश्य को पूर्ण कर पाए हैं? दोस्तों, हम अपने आसपास के अनुभव से प्राप्त करते हैं कि सामाजिक विधान अभी भी रिलेवेंट है और इनके उद्देश्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो सामाजिक विधानों को अपने उद्देश्यों को पूरा करने से रोक रही हैं? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है जागरूकता। पहली चुनौती है जागरूकता। जागरूकता सामाजिक विधानों को आम आदमी तक पहुंचने से रोकती है। आम आदमी को पता ही नहीं है कि बहुत सारे उनके ऐसे अधिकार हैं जो सामाजिक विधानों के माध्यम से उनको दिए गए हैं। जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी संगठन, किसी भी वाणिज्यिक संगठन, दुकानदार इत्यादि के द्वारा किए जाने वाले मिलावट या गड़बड़ी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिकार युक्त बनाता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम हमें अपने मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए सक्षम बनाता है, लेकिन हमारे अंदर यह जागरूकता नहीं आ पाई है, इसलिए हमारे सामाजिक विधान जो है अभी तक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना नहीं कर पाए हैं। तो जागरूकता की कमी हमारे पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती है शिक्षा की कमी। अगर हम इन विधानों के बारे में जानें, फिर भी इनको लागू करने के लिए इनको पढ़ना और इनके बारे में अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है और इसके लिए शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन हमारे समाज में साक्षरता और शिक्षा की स्थिति बहुत कमजोर है। हमारी समझ जो है इन कानूनों के प्रति सीमित इसलिए है क्योंकि कानून कठिन है और शिक्षा ने हमें बहुत ही सीमित समझ प्रदान की है। जरूरत है इस गैप को दूर करने की। हमारी शिक्षा ऐसी हो कि हम इन विधानों को न सिर्फ पढ़ सकें बल्कि समझ सकें। साथ ही इन विधानों को इतने सरल रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा कि कम शिक्षित लोग भी इसको आसानी से समझ सकें और अपने अधिकारों को हासिल कर सकें। तीसरा और इससे भी खतरनाक चुनौती जो हमारे सामाजिक विधानों के सामने आता है वो है असंवेदनशीलता। हमारा समाज बहुत लंबे समय से पीड़ित को ही दोषी मानता रहा है। अगर महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, अगर महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं, तो ऐसा माना जाता है कि परिवार की सुरक्षा के लिए महिलाओं को चुप रहना चाहिए, आवाज नहीं उठानी चाहिए। लेकिन यह समाज की असंवेदनशीलता ही यह बताता है कि इन सामाजिक विधानों की कितनी जरूरत है। घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने की या मानवाधिकार के संरक्षण की कितनी ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ हमारे समाज का जो परंपरागत ढांचा है, जिसमें हमें कहा जाता है कि परिवार के लिए, समाज के लिए हमें त्याग करना चाहिए, हमें अपने व्यक्तिगत तकलीफों को कम समझना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह बिल्कुल सही नहीं है। जब भी आप किसी भी अत्याचार के सामने चुप रहते हैं, सामाजिक विधान हार जाता है और एक नए पीड़ित का जन्म होता है। क्योंकि आज जो आपके ऊपर या किसी भी कमजोर व्यक्ति के ऊपर अत्याचार कर रहा है, कल वो आगे बढ़ेगा और वो किसी और व्यक्ति को पीड़ित बनाएगा। Whenever you are silenced, a victim is born. दोस्तों, समाज में बहुत सारे निहित स्वार्थ होते हैं। विशेष रूप से समाज में जो शक्तिशाली वर्ग होते हैं, जिनको की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था से लाभ मिलता है, इनको हम निहित स्वार्थ कहते हैं। यह निहित स्वार्थ सामाजिक विधान के माध्यम से समाज की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनका जो बेनिफिट है, उनका जो लाभ है, वो कम हो जाता है। ऐसे निहित स्वार्थ लगातार सामाजिक बदलावों को अत्यधिक पश्चिम का अंधानुकरण या अत्यधिक आधुनिकीकरण के नाम से रोकने का प्रयास करते हैं। परंपरागत समाजों को या पिछड़े समाजों को यह महिमा मंडित करने का प्रयास करते हैं। तो यह निहित स्वार्थों से हमें बचने की जरूरत है। इसके अलावा समाज में इन जनरल बदलाव का डर होता है। अगर समाज बदल गया, अगर जाति व्यवस्था में कमजोर जातियों को मजबूत स्थान मिल गया, अगर महिलाएं परिवार में ज्यादा प्रभावी भूमिका में आ गई, तो ऐसा लगता है कि परिवार बचेंगे ही नहीं, परिवारों में बिखराव आ सकता है। तो दोस्तों, बदलाव का यह डर, परंपरागत हमारी सुरक्षा प्रणाली, जो परिवार, जो समाज हमको एक सुरक्षा प्रदान करता है, अगर उसमें हम बदलाव लाएंगे तो यह सुरक्षा हमसे छिन जाएगी। यह डर हमारे सामाजिक विधानों को मजबूत बनने और लोगों का कल्याण करने से रोकता है। पर दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए बदलाव से डरना हमारे लिए घातक साबित हो सकता है।
बल्कि हमें बदलावों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अधिकारों को और सामाजिक विधानों के माध्यम से हमें जो सुरक्षाएं दी गई हैं उनको हम समझें और विशेष रूप से कमजोर लोगों को इनका लाभ उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करें। सरकारी कमजोरी और सरकारी व्यवस्था की जो खामियां हैं, विशेष रूप से हमारे प्रशासन के अंदर जो कमजोरियां पैदा होती हैं, भ्रष्टाचार, एनजीओ जो हमारे काम करते हैं उनमें कई प्रकार के जो हमको भ्रष्टाचार और करप्ट एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, यह सामाजिक विधानों के ऊपर हमारे भरोसे को कम करती है। हाल ही में हॉस्टल्स में हुए कई प्रकार के यौन शोषण के मामलों को इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि सरकारी व्यवस्था के ऊपर अगर भरोसा कम होने लगे तो लोग सामाजिक विधानों को अपना करके अपनी स्थिति को मजबूत करने के बजाय उसी कमजोर समाज में रहना पसंद करेंगे जहां पे उनका शोषण किया जा रहा है। यहां पर हमारी न्याय प्रणाली में जो देरी है, जो न्याय प्रणाली के अंदर खर्च है, यह भी हमको सामाजिक विधान के उद्देश्यों को हासिल करने से रोकता है। इसके अलावा हमारा समाज जो व्यापक रूप से गरीब है, उसमें गरीब के मानवाधिकार ही सबसे पहले प्रभावित हो रहे हैं। आर्थिक पिछड़ापन हमें समाज में पिछड़े वर्गों को मजबूत बनाने से रोकता है। इसके अलावा जब हम दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, दूरस्थ इलाकों में जो अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, उनके पास इन अधिकारों को हासिल करने की सीमित ही क्षमता है, सीमित ही उपलब्धता है। तो आज जरूरत है कि हम इन चुनौतियों का सामना करें और हमारे समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजातियां हैं, दिव्यांग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा सकते, उनके लिए हम अपने प्रशासन, अपनी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत बनाएं कि वो अपने अधिकारों के लिए खुद आवाज उठा सकें और उनके लिए आवाज उठाने वालों को पूरा प्रोटेक्शन मिले और हमारी सामाजिक व्यवस्था में हम कुप्रथाओं को दूर करके, सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव को दूर करके, निहित स्वार्थों का मुकाबला करके हम एक न्यायपूर्ण और समानता आधारित समाज का निर्माण करें। एक ऐसा समाज जिसमें हर व्यक्ति को यह महसूस हो कि वो उस समाज का हिस्सा है और वो उस समाज में रह करके खुश और सशक्त महसूस करता है। किसी भी व्यक्ति को इस समाज में अकेले पड़ने देना, यह हमारे पूरे समाज की असफलता होगी। तो दोस्तों, सामाजिक विधान का उद्देश्य समाज को जोड़ना और न्यायपूर्ण बनाना है और इसे इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें साकार एकेडमी। थैंक यू।